हेलो दोस्तों, हम लोग PYQ सीरीज़ कर रहे हैं, ज्योग्राफी का करेंगे। जिसमें जो कि ऑलरेडी PCS और IAS में पूछे जा चुके हैं। कई PCS जैसे BPSC, UP PCS, झारखंड PCS एवं अन्य जैसे उत्तराखंड में भी पूछे जा चुके हैं और IAS में पूछे जा चुके हैं। और आने वाले किसी भी PCS एग्ज़ाम से या फिर जनरल कंपटीशन जैसे कि रेलवे, बैंकिंग, BSSC, इंटर लेवल BSSC, ग्रेजुएट लेवल एवं बिहार दरोगा, इन सभी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेंगे, जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे जा चुके होते हों। आने वाले किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट रहते हैं और रिपीट भी होते रहते हैं, PCS में भी और जनरल कंपटीशन में भी। ठीक है, देखते हैं, चलिए। ठीक है, महाद्वीप अलग कैसे हुए हैं? तो विवर्तनिक क्रिया से अलग हुए हैं महाद्वीप। ठीक है, B आंसर हो जाएगा। महाद्वीप अलग कैसे हुए हैं? तो विवर्तनिक क्रिया से अलग हुए हैं। पृथ्वी का निर्माण विभिन्न प्लेटों से हुआ है। ये प्लेटें विभिन्न प्रारूपों में विवर्तनिक क्रिया के फलस्वरूप गतिशील तथा प्रवाहित होती हैं। इस प्रकार ये प्लेटें अपने ऊपर स्थित महाद्वीप तथा महासागरीय भागों को अपने प्रवाह के साथ ही स्थानांतरित करती हैं। कार्बोनिफेरस युग से पैंजिया की विभिन्न प्लेटों के स्थानांतरण तथा प्रवाह के कारण ही वर्तमान महाद्वीपों एवं महासागरों का रूप प्राप्त हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत प्राचीन सुपर महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग था। इसमें वर्तमान समय का निम्न भूभाग शामिल था। तो गोंडवाना लैंड में कौन कौन सा शामिल था? जिसमें भारत शामिल है, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। ये सभी D आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत प्राचीन सुपर महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग था। इसमें वर्तमान समय का निम्न भूभाग शामिल था। तो ये सभी दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। ठीक है, गोंडवाना लैंड का। कार्बोनिफेरस युग में समस्त स्थल भाग एक स्थल भाग के रूप में संलग्न थे। इस स्थल खंड में स्थल पिंड का नामकरण पैंजिया किया गया। इस पर छोटे छोटे आंतरिक सागरों का विस्तार था। पैंजिया के चारों ओर एक विशाल जल भाग था, जिसका नामकरण वेगनर ने पैंथेलासा किया है। ठीक है, पैंजिया का उत्तरी भाग लॉरेंसिया, ठीक है, जो उत्तरी भाग में पैंजिया का है उसको लॉरेंसिया कहा गया था। इसमें उत्तर अमेरिका, यूरोप, एशिया का भाग भी है। ठीक है, तथा दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड कहलाता है। गोंडवाना लैंड में कौन कौन से शामिल हैं? दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, प्रायद्वीप भारत, मतलब भारत भी शामिल है, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका का भाग शामिल है को प्रदर्शित करता है। ठीक है, गोंडवाना लैंड में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, प्रायद्वीप भारत, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी पर जीवन के प्रादुर्भाव का प्रथम जीवाश्मी साक्ष्य, पृथ्वी पर जीवन के प्रादुर्भाव का प्राथमिक जीवाश्म साक्ष्य कब हुआ है? प्रादुर्भाव जीवन का पृथ्वी पर, तो इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पृथ्वी पर जीवन के प्रादुर्भाव के प्रथम जीवाश्मी साक्ष्य आर्कियन युग के प्रारंभिक काल लगभग 3.5 बिलियन वर्ष पूर्व के हैं, जो कि अति सूक्ष्म जीवाणुओं के जीवाश्म बैक्टीरिया माइक्रोफोसिल्स हैं। प्रश्नगत विकल्पों में मिलियन शब्द का प्रयोग है, जो कि स्पष्टतः गलत है। यह 3.5 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, पृथ्वी पर जीवन के प्रादुर्भाव के प्रथम जीवाश्मी साक्ष्य आर्कियन युग के प्रारंभिक काल 3.5 बिलियन वर्ष पूर्व के हैं। ठीक है, और उसमें मिलियन में दिया गया था ऑप्शन में, इसलिए उनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, 3.5 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से किन घटनाओं ने जीवों के विकास को प्रभावित किया होगा? तो
महाद्वीपीय विस्थापन और हिमानी चक्र दोनों ने प्रभावित किया है। महाद्वीपीय विस्थापन और हिमानी चक्र ने निम्नलिखित में से किन घटनाओं ने जीवों के विकास को प्रभावित किया होगा? तो महाद्वीपीय विस्थापन और हिमानी चक्र दोनों ने किया है। सी आंसर हो जाएगा। ठीक है। बलन क्रिया किसका परिणाम है? तो बलन क्रिया पर्वत निर्माणकारी बल का परिणाम है। बलन क्रिया किसका परिणाम है? तो पर्वत निर्माणकारी बल का परिणाम है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, इसको ठीक से कीजिए ताकि आगे आने वाले किसी भी अगर एग्जाम से पूछे जाते हैं तो ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। विद्युत चुंबकीय विकिरण, भूतापीय ऊर्जा, गुरुत्वीय बल, प्लेट संचलन, पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का परिक्रमण। उपर्युक्त में से पृथ्वी के पृष्ठ पर गतिक परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेदार है। तो कौन जिम्मेदार है? ये सभी जिम्मेदार हैं। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 ये सभी। उपर्युक्त में से कौन पृथ्वी के पृष्ठ पर गतिक परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेवार है? तो ये सभी जिम्मेवार हैं। कौन कौन सा देख लेते हैं फिर से एक बार। विद्युत चुंबकीय विकिरण, भूतापीय ऊर्जा, गुरुत्वीय बल, प्लेट संचलन, पृथ्वी का घूर्णन और पृथ्वी का परिक्रमण, ये सभी जिम्मेवार हैं। ठीक है, चट्टानों से क्वेश्चन देखते हैं। चट्टानों से परतदार चट्टानों के विषय में दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला, परतदार चट्टानें पृथ्वी के सतह पर जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होती हैं। सही है। परतदार चट्टानों के निर्माण में पूर्व विद्यमान चट्टानों का क्षरण सम्मिलित होता है। ये भी सही है। परतदार चट्टानों में जीवाश्म होते हैं। परतदार चट्टानों में जीवाश्म होते हैं, ये भी सही है। परतदार चट्टानें विशिष्ट रूप से परतों में पाई जाती हैं, ये भी सही है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो आंसर हो जाएगा डी, चारों सही है। 1 2 3 4 चारों सही है। ठीक है, परतदार या अवसादी चट्टानें सेडिमेंट्री रॉक का निर्माण चट्टानों की टूट फूट से प्राप्त मलबे के जल में जमा होते रहने से होता है। इनमें जीवों के अवशेष एवं वनस्पतियों के अंश पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। भूपृष्ठ के लगभग 75% क्षेत्र में फैली अवसादी शैलों में परतें तो पाई जाती हैं, अर्थात ये स्तरों में निक्षेपित होते हैं, परंतु ये शैलें रवेदार नहीं होती। अतः उपयुक्त चारों कथन सही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये शैलें स्तरों में निक्षेपित हैं। ठीक है, ये शैलें स्तरों में निक्षेपित हैं। अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये शैलें स्तरों में निक्षेपित हैं। सी आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बलुआ पत्थर एक परतदार चट्टान है क्योंकि वह पानी के नीचे बनती हैं। बलुआ पत्थर एक परतदार चट्टान है क्योंकि वह पानी के नीचे बनती हैं। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। बलुआ पत्थर सैंडस्टोन यांत्रिक क्रियाओं द्वारा निर्मित होने वाली अवसादी या परतदार शैलें हैं। इनका निर्माण चट्टानों के क्षरण से प्राप्त अवसादों के लगातार जमा होते रहने से परतों के रूप में होता है। इस श्रेणी की अन्य प्रमुख चट्टानें कांग्लोमरेट, सिल्ट, चिक्का मिट्टी तथा लोएस है। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण इसका रूपांतरण क्वार्टजाइट में हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आग्नेय चट्टानों के लिए कौन सा कथन सत्य है? वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होते हैं। आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो
वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होते हैं। सी आंसर हो जाएगा। आग्नेय चट्टानें पिघले मैग्मा के ठंडा एवं ठोस होने से बनती हैं। ये रवेदार होती है, इनमें परतें नहीं पाई जाती हैं तथा पूरा जीवाश्म भी नहीं पाए जाते हैं। इनमें परतें नहीं पाई जाती तथा पूरा जीवाश्म भी नहीं पाए जाते हैं। आग्नेय चट्टानों का संबंध प्रायः ज्वालामुखी क्रिया से होता है। इनमें पानी का प्रवेश बहुत कम होता है। आग्नेय चट्टान क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों प्रकार की होती हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। अधोलिखित नीचे लिखी कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? तो ग्रेनाइट चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? तो ग्रेनाइट चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्रश्नानुसार दिए गए विकल्पों में ग्रेनाइट में जीवाश्म नहीं पाए जाते। यह एक आग्नेय शैल है। ठीक है, ग्रेनाइट जो है आग्नेय शैल है। इसका निर्माण ज्वालामुखी से निकलने वाले मैग्मा से होता है, जबकि कांग्लोमरेट, बलुआ पत्थर तथा शैल अवसादी शैल के उदाहरण है। अवसादी शैलों में जीवाश्म पाए जाते हैं। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं दोस्तों, तो इनको भी ध्यान से देखेंगे ताकि आगे आने वाले एग्जाम्स में कोई भी इनसे क्वेश्चन बने तो आप ठीक कर सकें। ठीक है, रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति चट्टानों से होती है। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति किससे होती है? आग्नेय तथा तलछट्टी दोनों से होती है। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति किससे होती है? आग्नेय तथा तलछट्टी दोनों से होती है। सी आंसर हो जाएगा। रूपांतरित चट्टानों एवं चट्टानों के रूप परिवर्तन के फलस्वरूप निर्मित होती है। रूपांतरित चट्टानें अन्य चट्टानों के रूप परिवर्तन के फलस्वरूप निर्मित होती है। मूल रूप में रूपांतरण शब्द मेटामॉर्फोस से लिया गया है, जिसका तात्पर्य होता है रूप परिवर्तन। परतदार अथवा तलछट्टी तथा आग्नेय शैल में रूप परिवर्तन के फलस्वरूप रूपांतरित शैल का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? तो ग्रेनाइट जो है रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है। ग्रेनाइट रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है। यह आग्नेय चट्टानों की श्रेणी में आता है। आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण से बने शैलों के उदाहरण है। आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण से बने शैलों के उदाहरण है। ग्रेनाइट नीस में बदलता है। बेसाल्ट एम्फीबोलाइट में, बेसाल्ट सिल्ट में। संगमरमर अवसादी चट्टानों के रूपांतरण से बनी शैलें हैं। संगमरमर अवसादी शैलों के रूपांतरण से बनी शैलें हैं। अवसादी चट्टानों के रूपांतरण से बनी शैलों के उदाहरण शैल स्लेट में, चूना पत्थर, संगमरमर, चाक एवं डोलोमाइट। संगमरमर, चाक एवं डोलोमाइट संगमरमर में। बालुका पत्थर से क्वार्टजाइट। ठीक है, क्वार्टजाइट एवं स्लेट रूपांतरित चट्टानों के रूपांतरण से बनी शैलें हैं। रूपांतरित चट्टानों के पुनः रूपांतरण से बनी शैलों के उदाहरण हैं स्लेट फाइलाइट में, फाइलाइट सिस्ट में, गैब्रो सर्पेंटाइन में, कांग्लोमरेट क्वार्टजाइट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन समूह से संबंधित नहीं है? तो नीस नहीं है संबंधित। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। विकल्प में दिए गया एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। विकल्प में दिए गए बालुका पत्थर, चूना पत्थर, शैल अवसादी चट्टानें हैं, जबकि नीस एक कायांतरित चट्टान है। सामान्यतः नीस का निर्माण ग्रेनाइट या डायोराइट के रूपांतरण से होता है। इसके अलावा गैब्रो अथवा शैल से भी इसका निर्माण किया जा सकता है। ज्वालामुखी से क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? तो जलवाष्प निकलती है। ए आंसर हो जाएगा।
ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? तो जलवाष्प निकलती है। ये आंसर हो जाएगा। ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली गैसों में जलवाष्प H2O की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड प्रमुख गैसें हैं। ज्वालामुखी से उत्सर्जित होने वाली अन्य गैसों में हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, हाइड्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, हाइड्रोजन फ्लोराइड तथा हीलियम है। ठीक है, ज्वालामुखी क्रिया में ये सब गैसें निकलती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन निकलती हैं? तो जलवाष्प निकलती हैं। ध्यान रखेंगे दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? तो माउंट कोटोपैक्सी है। माउंट कोटोपैक्सी सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, जो कि इक्वेडोर में स्थित है। ठीक है, इक्वेडोर कंट्री है, दक्षिण अमेरिकी कंट्री है इक्वेडोर, वहीं पे सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत पाया जाता है, माउंट कोटोपैक्सी। प्रश्नगत विकल्पों में दिए गए ज्वालामुखी पर्वतों में से माउंट पिनाटुबो की ऊंचाई 1460 मीटर है। माउंट किलिमंजारो की ऊंचाई 5895 मीटर। माउंट कोटोपैक्सी की ऊंचाई 5911 मीटर है, जबकि माउंट ताल का कोई भी ज्वालामुखी पर्वत विश्व में नहीं है। अतः माउंट कोटोपैक्सी सही है। माउंट कोटोपैक्सी सबसे ऊंची ज्वालामुखी पर्वत है। डी आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को कहते हैं तो मैग्मा कहते हैं ना, तो मैग्मा इसमें नहीं है, तो डी आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ मैग्मा कहलाता है ना, इसमें उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, डी आंसर। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ को मैग्मा कहते हैं। जब मैग्मा धरातल पर विस्तृत होता है तो उसे लावा की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, यह बहुत गर्म होता है। ताज़ा निष्कासित लावा का तापमान 600 से 1200 डिग्री सेल्सियस होता है। धरातल पर लावा ठंडा होने के बाद आग्नेय चट्टान का रूप धारण कर लेता है। सिलिका के आधार पर लावा सिलिका के आधार पर लावा दो प्रकार का होता है, एसिड लावा और बेसिक लावा। एसिड लावा अत्यंत गाढ़ा तथा चिपचिपा होता है, इसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है। बेसिक लावा हल्का एवं पतला होता है तथा इसमें सिलिका की मात्रा कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को कहते हैं, क्या कहते हैं? प्लूटोनिक चट्टानें कहते हैं। लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को कहते हैं प्लूटोनिक चट्टानें कहते हैं। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं तो बाल्टिक सागर में नहीं होते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, बहुत पूछे जाते हैं। बाल्टिक सागर में ज्वालामुखी उद्गार वोल्केनिक इरप्शन कहाँ नहीं होता है? तो बाल्टिक सागर में नहीं होता है। ये आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माउंट एटना क्या है? एक ज्वालामुखी है। ठीक है, माउंट एटना एक ज्वालामुखी है, सी आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। माउंट एटना ज्वालामुखी इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित है। इसकी सर्वोच्च ऊंचाई 3350 मीटर है। सिसिली द्वीप के पूर्व तट पर स्थित यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। यह कुल 1190 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। ठीक है, इटली के सिसिली द्वीप पर है माउंट एटना। ठीक है, ज्वालामुखी पर्वत। माउंट एटना ज्वालामुखी कहाँ पे है? इटली के सिसिली द्वीप के पूर्वी तट पर स्थित है, सक्रिय ज्वालामुखी है। इससे क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। मैच करने के लिए बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्वालामुखी पर्वतों से। कौन किस देश में स्थित है उसका मैच करने के लिए दे देता है, इसको ध्यान रखेंगे। और ऐसे भी डायरेक्टली पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है?
तो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है, कहाँ? हवाई का है। ठीक है, हवाई कहाँ है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का एक स्टेट है हवाई, वहीं पे है। मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? हवाई का है। ठीक है, मोना लोआ सक्रिय ज्वालामुखी हवाई का, जो कि यूएसए का भाग है। मोना लोआ हवाई द्वीप संयुक्त राज्य अमेरिका के लगभग आधे भाग पर विस्तृत है। प्रमाणों के आधार पर इसका पहला उद्गार वर्ष 1843 में हुआ था। यह पृथ्वी के प्रमुख सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। हवाईयन भाषा में मोना लोआ का अर्थ लॉन्ग माउंटेन अर्थात लंबा पर्वत है। इसकी लंबाई लगभग 120 किलोमीटर है। मोना लोआ उदाहरण है किसका? तो सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। ये आंसर हो जाएगा। मोना लोआ सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी है? तो कोटोपैक्सी, एटना और फ्यूजियामा 2, 3 और 4 सक्रिय ज्वालामुखी है। अकांकागुआ नहीं है। ठीक है, कोटोपैक्सी, एटना और फ्यूजियामा सक्रिय ज्वालामुखी है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कोटोपैक्सी, एटना, फ्यूजियामा सक्रिय ज्वालामुखी है। कोटोपैक्सी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के इक्वाडोर में। ठीक है, एटना भूमध्य सागर में सिसिली के पूर्वी तट पर, फ्यूजियामा जापान में अवस्थित है। ये ध्यान रखेंगे देश भी दोस्तों, क्योंकि इससे मैच करने के लिए क्वेश्चन दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से क्रियाशील ज्वालामुखी कौन कौन सी है? तो 2 और 4 एटना और वेसुवियस जो है सक्रिय ज्वालामुखी है। एटना और वेसुवियस सक्रिय ज्वालामुखी है। डी आंसर हो जाएगा। किलिमंजारो तंजानिया में स्थित एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। किलिमंजारो तंजानिया में स्थित एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। अकांकागुआ दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का उच्चतम पर्वत शिखर है। अकांकागुआ दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का उच्चतम पर्वत शिखर है। एटना सिसिली एवं वेसुवियस नेपल्स में दोनों इटली में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। एटना सिसिली में इटली का ही भाग है। ठीक है, वहाँ पे, और वेसुवियस नेपल्स दोनों इटली में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी हैं। ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है कहाँ? तंजानिया में। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है कहाँ पे? तंजानिया में। नेक्स्ट देखते हैं, किलिमंजारो है एक क्या है? आग्नेयगिरी है। आग्नेयगिरी वोल्केनो है। ठीक है, किलिमंजारो क्या है? वोल्केनो है। आग्नेयगिरी वोल्केनो। किलिमंजारो क्या है? एक आग्नेयगिरी वोल्केनो है, एक ज्वालामुखी ही है ये। ठीक है ना, ये आंसर हो जाएगा। ज्वालामुखी पर्वत ही है किलिमंजारो, अफ्रीका में। किलिमंजारो पर्वत माउंट किलिमंजारो तंजानिया के उत्तर पूर्वी भाग पर स्थित है। इसका पूर्व नाम कैसर विल्हेम स्पिट्ज था। यह एक आग्नेयगिरी या ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है, ये किलिमंजारो क्या है? एक आग्नेयगिरी या ज्वालामुखी पर्वत है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित ज्वालामुखी में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो स्ट्रोम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। सी आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? तो किलायु है। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायु है। सी आंसर हो जाएगा। वर्तमान में संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायु है, जो अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है। यह पिछले 25 से भी अधिक वर्षों से लगातार उद्वेलित अवस्था में है।
लावा उद्भेदन इरप्शन मात्रा की दृष्टि से 4 शीर्ष ज्वालामुखी कौन कौन सी है? किलायू सबसे ज़्यादा उद्भेदित होते हैं, उसके बाद माउंट एटना, उसके बाद पीटन डी ला फार्नेस, उसके बाद न्यामुरा गिरा। सबसे ज़्यादा सक्रिय किलायू है, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायू है। सी आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, मैच करने वाला क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो एटना कहाँ है? एटना इटली में है। ए का तीसरा नहीं, एटना सिसिली, इटली के सिसिली द्वीप पे ना, एटना सिसिली के इटली के सिसिली द्वीप पे। बी आंसर है। तो एटना ए का चौथा हो जाएगा। एटना सिसिली द्वीप पे है। विसुवियस इटली में है, विसुवियस इटली में। बी का तीसरा। एरेबस कहाँ है? एरेबस रॉस द्वीप पर है, एरेबस रॉस द्वीप पर, ठीक है। और कोटोपैक्सी इक्वेडोर में है, कोटोपैक्सी इक्वेडोर में है, ठीक है। डी का दूसरा हो जाएगा, ठीक है। बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए का चौथा एटना सिसिली में, विसुवियस इटली में, एरेबस कहाँ? रॉस द्वीप पर। और कोटोपैक्सी इक्वेडोर में, ठीक है। बी आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। माउंट एटना भूमध्य सागर के विशालतम द्वीप सिसिली के पूर्वी तट पर स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट विसुवियस इटली के नेपल्स की खाड़ी स्थित ज्वालामुखी है, ठीक है। माउंट विसुवियस इटली के नेपल्स की खाड़ी स्थित ज्वालामुखी है। माउंट एरेबस अंटार्कटिका के रॉस द्वीप पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। और कोटोपैक्सी इक्वेडोर के एंडीज पर्वत शिखर पर स्थित ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माउंट रेनियर यूएसए का ज्वालामुखी है। ए का चौथा माउंट रेनियर यूएसए का, ठीक है। एटना इटली का, ठीक है। एटना इटली का। और पैरिकुटिन किसका? मैक्सिको का। पैरिकुटिन मैक्सिको का, सी का दूसरा। और टाल किसका है? तो फिलीपींस का है, डी का तीसरा है। बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। माउंट रेनियर यूएसए का, एटना इटली का, पैरिकुटिन फिलीपींस, ये पैरिकुटिन कहाँ? मैक्सिको का। और टाल कहाँ है? फिलीपींस का। बी आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। फिर मैच करने वाला है। माउंट किनाबिलो किसका है? डी आंसर हो जाएगा। तो माउंट किनाबिलो मलेशिया का। माउंट किनाबिलो किसका है? मलेशिया का। अल बुर्ज किसका है? अल बुर्ज ईरान का। एकांकागुआ किसका है? अर्जेंटीना का। एकांकागुआ अर्जेंटीना का। और किलीमंजारो किसका है? तो तंजानिया का है। किलीमंजारो तंजानिया का है, ठीक है। डी आंसर हो जाएगा। माउंट किनाबालू मलेशिया का। अल बुर्ज किसका है? ईरान का। अकांकागुआ किसका है? तो अर्जेंटीना का। और किलीमंजारो किसका है? तो तंजानिया का। डी आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। मैच करने के लिए इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
एक बार फिर से देख लेते हैं दोस्तों, याद हो जाएगा। माउंट किनाबालू मलेशिया का, अल बुर्ज ईरान का, अकांकागुआ अर्जेंटीना का, किलिमंजारो तंजानिया में। नेक्स्ट देखते हैं, फिर से मैच करने के लिए है। तो सबनकाया, सबनकाया किसका है? तो सबनकाया पेरू का है। माउंट एटना, माउंट एटना इटली का है। और कोलिमा किसका है? तो कोलिमा मैक्सिको का, कोलिमा मैक्सिको का। और मेरापी इंडोनेशिया का है। सी आंसर है, तो मेरापी इंडोनेशिया का है। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबनकाया पेरू का, माउंट एटना इटली का, कोलिमा मैक्सिको का, और मेरापी इंडोनेशिया। मेरापी, माउंट मेरापी किसका है? तो इंडोनेशिया। इटना याद रखेंगे, इटली का। ठीक है, मैच हो जाएगा। देख लीजिए एक बार फिर से, सबनकाया पेरू में, सबनकाया पेरू, माउंट एटना इटली, कोलिमा मैक्सिको, माउंट मेरापी इंडोनेशिया। भूकंप देख लेते हैं। भूकंप से, भूकंप के समय किन तरंगों का उद्भव होता है? तो भूकंप के समय पी, एस और एल तरंग का उद्भव होता है। ठीक है, पी, एस और एल तरंग का उद्भव होता है। डी आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। भूकंप के दौरान 3 प्रकार की भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं, पी प्राइमरी, एस सेकेंडरी और एल लेव और सरफेस वेव्स। ठीक है, लेव लव होता है ना, लव और सरफेस वेव्स तरंगे। पी और एस तरंगे पृथ्वी के अंदरूनी भाग के बारे में जानकारी उपलब्ध कराती है। पी क्या पी और एस तरंगे पृथ्वी के अंदरूनी भाग के बारे में जानकारी उपलब्ध कराती हैं, जबकि एल तरंगों का विस्तार पृथ्वी के ऊपरी सतह तक सीमित होता है। भूकंप आने के दौरान सर्वप्रथम किस स्थान पर पी तरंग पहुंचती है? भूकंप आने के बाद सर्वप्रथम किसी स्थान पर पी तरंग पहुंचती है, जबकि उसके बाद एस और एल तरंगे पहुंचती हैं। सबसे पहले पी तरंगे प्राइमरी, उसके बाद एस और एल तरंगे पहुंचती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिंग ऑफ फायर संबद्ध है किससे? तो रिंग ऑफ फायर जो पैसिफिक वाला एरिया, जो इंडिया के साउथ ईस्ट वाले जो इलाका में पड़ता है, वो वाला इलाका जो फिलीपींस, इंडोनेशिया और ये सब वाला इलाका है साउथ ईस्ट वाले में, वो रिंग ऑफ फायर्स में पड़ते हैं। ठीक है, उस क्या है? तो रिंग ऑफ फायर संबद्ध है किससे? तो भूकंप से, ज्वालामुखी से और प्रशांत महासागर से। प्रशांत महासागर वाले इलाके में ही आता है, जंगल की आग से। ये नहीं होगा, चौथा नहीं होगा, तो 1, 2 और 3 हो जाएगा। ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, रिंग ऑफ फायर संबद्ध है किससे? भूकंप से, ज्वालामुखी से और प्रशांत महासागर से। ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रिक्टर स्केल एक लघुगणकीय लॉगरिथमिक मापक्रम है तथा इसके फलस्वरूप परिमाण मात्रक में 1 की वृद्धि आयाम के लिए 10 के गुणक को निरूपित करती है। ये सही है। ठीक है, एक सही हो गया ये। रिक्टर स्केल में प्रत्येक पूर्णांक पठन पर ऊर्जा पूर्ववर्ती पूर्णांक पठन की ऊर्जा के 100 गुना, 100 गुना नहीं 10 गुना होता है। ठीक है, तो 2 गलत हो जाएगा, तो केवल ए आंसर, मतलब एक आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूकंप के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो
भूकंप की तीव्रता को मर्केली स्केल पर नापा जाता है। ये सही है। भूकंप की तीव्रता मर्केली स्केल पर नापा जाता है, सही है। भूकंप का मैग्नीट्यूड विमुक्त ऊर्जा की माप है, ये भी सही है। भूकंप के मैग्नीट्यूड भूकंपित तरंगों के आयामों के सीधे मापनों पर आधारित है, ये भी सही है। रिक्टर स्केल में हर पूर्णांक विमुक्त ऊर्जा के परिमाण से 100 गुनी वृद्धि का निर्देशन करती है। 100 गुनी नहीं, 10 गुनी का करती है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। 1, 2 और 3 सही हो जाएगा, तो ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए आंसर हो जाएगा, 1, 2, 3 और सही हो जाएगा। भूकंप की तीव्रता का मापन मुख्यतः 2 पैमानों पर किया जाता है, रिक्टर स्केल और मार्केली स्केल। अतः एक कथन सही है। भूकंप की तीव्रता विमुक्त ऊर्जा एनर्जी रिलीज्ड की सूचक होती है। भूकंपीय तरंग की तीव्रता से TNT के 6 अंश के बराबर ऊर्जा विमुक्त होती है, ठीक है। जबकि 8 तीव्रता के भूकंप से TNT के 6 मिलियन टन के बराबर ऊर्जा विमुक्त होती है। अर्थात रिक्टर स्केल पर अंकित 1 से 10 तक की संख्या को यदि देखा जाए तो प्रत्येक अंक भूकंप मापी यंत्र सिस्मोग्राफ पर 10 गुने आयाम को तथा 32 गुनी ऊर्जा वृद्धि का निर्देशन करता है। अतः 2 एवं 3 भी सही है, किंतु 4 गलत है, ठीक है। यहाँ 100 गुना बता रहा है, जबकि 10 गुना होता है, इसलिए चौथा गलत है। रिक्टर पैमाने का उपयोग नापने में करते हैं, तो भूकंप की तीव्रता नापने में करते हैं रिक्टर पैमाने का उपयोग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। भूकंप मापने में रिक्टर पैमाने का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है, तो रिक्टर पैमाने पर किया जाता है। ये आंसर हो जाएगा। भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है, तो रिक्टर पैमाने पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। सिस्मोमीटर मापता है। सिस्मोमीटर क्या मापता है? तो भूकंप को मापता है सिस्मोमीटर, ठीक है। निम्नलिखित भाषाओं में सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है? तो जापानी भाषा से संबंधित है सुनामी, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2004 के हिंद महासागरीय भूकंप तथा उससे परिणामित सुनामी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 2004 में जो सुनामी आया था उसके बारे में बोल रहा है, कौन सही नहीं है? तो इसमें सी सही नहीं है। वर्तमान अनुमानों के अनुसार भूकंप जनित सुनामी ने समुद्र में डूब गई अनगिनत लाशों के अतिरिक्त 50 लाख से अधिक लोगों को मौत के घाट उतारा। ये सही नहीं था उस समय। करंट का क्वेश्चन बना था ये 2004 में जो 26 दिसंबर के आसपास भूकंप आया था उस बारे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जापान के किस शहर ने हाल ही में विध्वंसकारी सुनामी एवं नाभिकीय विकिरण का सामना किया है? तो फुकुशिमा, ठीक है। फुकुशिमा में भूकंप, ये उस समय नाभिकीय विकिरण आया था। जापान के किस शहर ने हाल ही में विध्वंसकारी सुनामी एवं नाभिकीय विकिरण का सामना किया था? तो फुकुशिमा, ठीक है। 11 मार्च 2011 को जापान में आए भीषण भूकंप के फलस्वरूप उत्पन्न विध्वंसकारी सुनामी से फुकुशिमा शहर गहन रूप से प्रभावित हुआ था। तो उस समय का करंट का क्वेश्चन बना था, जब वहां पे भूकंप से फिर सुनामी का खतरा हुआ था, नाभिकीय फुकुशिमा में हुआ था उस समय का। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिम प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है।
जिसका कारण है इसका प्लेट विवर्तनिक क्रिया। भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिम प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है, जिसका कारण है क्या? प्लेट टेक्टोनिक क्रिया। बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं, अच्छे से और समझ में आ जाएगा। भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिम प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है, जिसका प्रमुख कारण प्लेट के सीमांत पर इसकी अवस्थिति है। यह क्षेत्र भारतीय प्लेट एवं यूरेशियन प्लेट का अभिसरण क्षेत्र है। यहाँ ज्वालामुखी एवं मूंगे बनने जैसे कोई क्रिया नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं महाद्वीप। महाद्वीप से देखते हैं निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें देशों की संख्या अधिक है? तो सबसे ज़्यादा देश किसमें है? अफ्रीका में है। ठीक है, अफ्रीका में सबसे ज़्यादा देश हैं। देखते हैं एक्सप्लेनेशन। प्रत्येक महाद्वीपों में देशों की संख्या निम्नलिखित है, निम्नवत है। अफ्रीका में 54, अफ्रीका में सबसे ज़्यादा 54, यूरोप में 51 देश हैं, एशिया में 50, उत्तरी अमेरिका में 23, दक्षिण में 12, ऑस्ट्रेलिया में 14। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा ये पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, बीपीएससी में भी पूछा जा चुका है। अफ्रीका में सबसे ज़्यादा है, ये ध्यान रखेंगे, अफ्रीका में सबसे ज़्यादा 54, उसके बाद यूरोप में है, उसके बाद एशिया में, ये कम से कम ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया है, एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है। उसके बाद कौन सा है? अफ्रीका है। तो इसमें एशिया नहीं दिया है, तो इसमें अफ्रीका हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप, इसके बाद अफ्रीका है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नीचे दिए गए कूट से अधोलिखित महाद्वीपों को क्षेत्रफल के अनुसार सही अवरोही क्रम में चुनें। अवरोही क्रम मतलब अवरोही मतलब घटते हुए क्रम में ना। तो इसमें एशिया नहीं है, तो इसमें सबसे बड़ा हो जाएगा अफ्रीका। अफ्रीका के बाद उत्तरी अमेरिका होता है, तो उत्तरी अमेरिका भी नहीं है, तो दक्षिण अमेरिका हो जाएगा। उसके बाद यूरोप और ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ठीक है, श्रेणी एक बार देख लीजिए, कौन कौन से सबसे बड़े से छोटे की ओर। सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा होता है इधर एशिया, फिर अफ्रीका दूसरा हो जाएगा, फिर नॉर्थ अमेरिका तीसरा, चौथा होता है साउथ अमेरिका। ठीक है, और पांचवा होता है अंटार्कटिका वाला इलाका, पांचवा, और छठा होता है यूरोप, और सातवां हो जाता है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा और एशिया सबसे बड़ा। यह ध्यान रखेंगे, क्योंकि कभी भी मैच करने के लिए आगे से पीछे करके अवरोही या अवरोही करके दे सकता है। निम्न में से सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? तो सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, आपको याद है, ध्यान रखेंगे। विश्व के 2 सबसे छोटे महाद्वीप कौन है? तो विश्व के 2 सबसे छोटे महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया और यूरोप हैं। यूरोप जो है छठा महाद्वीप छोटा में, और फिर सातवां ऑस्ट्रेलिया हो जाता है, तो ये दोनों छोटा हो गया, सी आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। पृथ्वी की कुल भू क्षेत्र की अपनी अपनी प्रतिशतता के अवरोही क्रम में नीचे दिए गए महाद्वीपों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो अफ्रीका है, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, उसके बाद दक्षिण अमेरिका, उसके बाद यूरोप। दक्षिण अमेरिका के बाद अगर वो भी होता अंटार्कटिका, तो अंटार्कटिका होता, अंटार्कटिका नहीं है, तो यूरोप हो जाएगा, बड़ी से छोटी की ओर, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित महाद्वीपों में किसमें प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है? तो प्रति व्यक्ति भूमि सबसे ज़्यादा है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, आगे आने वाले किसी भी पीसीएस या जनरल में भी
पूछे जाते रहते हैं, इसलिए ध्यान से करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप संसार में सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला है? तो सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका है, ये ध्यान रखेंगे, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला कौन सा है महाद्वीप? तो दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चित्र से दिया गया है, तो कौन सा कहाँ पे है? ये आंसर हो जाएगा 1, ये एंडीज पर्वतमाला वाला है। ठीक है, एंडीज जो कि दुनिया का सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, ये दुनिया का सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है, जो कि साउथ अमेरिका में पड़ता है। ठीक है, ब्राजीलियन शील्ड है, ये ब्राजीलियन शील्ड है। ठीक है, ये ब्राज़ील यहीं पर पड़ता है, तो ब्राज़ीलियन शील्ड है। गुयाना उच्च भूमि, तो तीसरा ये गुयाना उच्च भूमि है। और चौथा है अमेजन बेसिन, अमेजन बेसिन, ये चौथा अमेजन बेसिन। अमेजन नदी जो कि बहाव की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी है। ये मैंने आपको काफ़ी बार मैपिंग के उसमें करवाया हुआ है दोस्तों, मैंने काफ़ी मैपिंग का भी करवाया हुआ है, 2-2, 3-3 मिनट का ही वीडियो है, जो कि प्ले लिस्ट में अवेलेबल है। 40-42 वीडियो है, मुश्किल से 2-2, 3-3 मिनट का, जो कि मैपिंग का है। और मैपिंग से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उससे अगर करेंगे तो हर वीडियो में 2 से 3 क्वेश्चन के अनुसार ही करवाए गए हैं, उसको देखेंगे तो काफ़ी एग्ज़ाम्स में लाभ होंगे। ठीक है, और प्ले लिस्ट में हिस्ट्री का भी काफ़ी क्वेश्चन, ये क्या बोलते हैं, वीडियो अपलोड किया गया है, और आगे आने वाले टाइम में हर सब्जेक्ट का इसी तरह से अपलोड किया जाता रहेगा और प्ले लिस्ट बना दिया जाएगा, तो उससे आप करते रहिए। और अगर वीडियो पसंद आता हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, और प्ले लिस्ट में जा कर के फिर रिवाइज भी कीजिए, क्योंकि जब एक बार कर लेते हैं तो उसको रिवीजन भी, उसको 1.25 या 1.5 पे करके फिर उसको तेज़ी से रिवाइज भी कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। ठीक है, क्योंकि एक बार देख लेने से फिर वो अगर भूल रहे हैं तो उसको फिर रिवीजन भी एग्ज़ाम्स के पहले या फिर उसके पहले भी कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? कौन सा एक सही सुमेलित है? तो एटलस पर्वत उत्तर पश्चिम अफ्रीका में है। एटलस पर्वत कहाँ है? उत्तर पश्चिम अफ्रीका में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो यूरोप में। निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो यूरोप में। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आता हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। ठीक है।